प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। शुभ प्रभात सबको। हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की 5वीं यूनिट पूर्ण कर चुके हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में शामिल कवि ऋतिकाल के कवि हैं। तो आज की इस कक्षा में हम उन कवियों की रचनाओं को पढ़ें उससे पहले आज की और आने वाली 3-4 कक्षाओं में हम जो कवि इस काल के पाठ्यक्रम में शामिल हैं उस काल का सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम इस कक्षा में ये पढ़ेंगे कि जो ऋतिकाल है उसका नामकरण कैसे हुआ। फिर आने वाली कक्षाओं में हम ऋतिकाल की प्रवृत्तियों, उनके प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास यदि हम देखें तो इसका सुस्पष्ट विभाजन, सुसंगत और वैज्ञानिक विभाजन यदि हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। उन्होंने साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक के काल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया, जिसका कालांतर में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रमाणिक नामकरण आदिकाल के रूप में किया गया। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल ने 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत के काल को भक्ति काल कहा, और ये नाम जो है ये अंततः इसी को मान्यता मिली। तीसरा काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का काल ऋतिकाल के नाम से जाना गया, और 1843 ईस्वी के पश्चात आज तक का इतिहास आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो हम ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 4 काल हैं उसमें हम जो तीसरा काल है ऋतिकाल, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसकी समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत मानी गई है, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। चलिए आज हम जानते हैं ऋतिकाल क्या था, इसका नाम ऋतिकाल क्यों पड़ा, इस काल में प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या रही, यानी साहित्यकारों की रचनाओं में कौन कौन सी विशेषताएं थी, इन सब की बात हम आज की कक्षा में करते हैं। देखिए, ऋतिकाल जैसा कि मैंने आपको बताया 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत का काल है। आदर्श स्थिति में 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का ये समय माना जाता है। आदर्श का अर्थ ये है कि यदि हमें कोई ये पूछे कि ऋतिकाल की समय सीमा क्या है तो हम 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी बताएंगे, लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है तो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रीति काल में रीति शब्द जो है इसका अर्थ होता है पंथ, मार्ग, शैली, पद्धति, प्रणाली, वीथिका। ये काव्य शास्त्रीय अर्थ है। हिंदी साहित्य में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण अर्थात लक्षण ग्रंथों का निर्माण। देखिए, ये जो 200 वर्षों का इतिहास है, यह इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काल में हिंदी भाषा के काव्य शास्त्र का निर्माण हुआ। हालांकि हिंदी के काव्य शास्त्र के निर्माण में मौलिकता का अभाव था, क्योंकि इस काल के अधिकांश आचार्यों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और संस्कृत
का के काव्यशास्त्र को हिंदी में निरूपित किया। ऋतिकाल में लिखे गए ग्रंथ ऋति ग्रंथ कहलाते हैं, अर्थात लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं, इसलिए इस काल का नाम ऋतिकाल रखा गया। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी में लिखे गए हिंदी के वे ग्रंथ जिनमें काव्य के अंगों यथा रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि का विवेचन किया गया है, वे ऋति ग्रंथ कहलाते हैं, लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं, काव्यांग निरूपक ग्रंथ कहलाते हैं। यानी काव्य के अंगों का निरूपण हुआ कि छंद क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है इत्यादि शब्दों का विस्तृत विवेचन हुआ, इन पर ग्रंथ लिखे गए। इतिहास में यदि हम जाएं तो इतिहास के प्रसंग में रीति शब्द के प्रथम प्रयोक्ता जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 7वें खंड को उन्होंने ऋतिकाव्य की संज्ञा दी। ऋतिकाल का जो साहित्य था, देखिए साहित्य की विशेषता होती है कि साहित्य जनता से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ऋतिकाल का साहित्य आम जन का काव्य नहीं था, क्योंकि आम जन की संस्कृति, आम जन के वातावरण, आम जन के दुख सुख का प्रतिबिंब साहित्य में इस काल में नहीं किया गया था, जबकि साहित्य का मूल उद्देश्य होता है आम जन के जीवन को प्रतिबिंबित करना, जो कि इस दृष्टिकोण से देखें तो ऋतिकाल का साहित्य आम जन का साहित्य नहीं है, यह आम जन के साहित्य को निरूपित नहीं करता, खरा नहीं उतरता। लेकिन ऋतिकालीन साहित्य में दरबारी संस्कृति का सांगोपांग निरूपण किया गया। ऋतिकाल में साहित्य में प्रेम के स्वरूप का चित्रण हुआ। देखिए प्रेम का जो पवित्र रूप है उसका चित्रण भी ऋतिकाल में अधिकांशतः नहीं किया गया। मैं अधिकांशतः शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि ऋतिमुक्त कवि जो थे इस काल के, गणानंद, बौद्धा, ठाकुर, आलम इत्यादि के साहित्य में प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण मिलता है, लेकिन यहाँ अन्य अधिकांश कवियों के साहित्य में जो प्रेम का चित्रण था वह आंगिक अधिक था, स्थूल अधिक था। यानी उन्होंने नायिका के हृदय, नायक नायिका के हृदय के पवित्र प्रेम का वर्णन न करके शारीरिक वर्णन अधिक किया। ऋतिकालीन साहित्य का उदय क्यों हुआ? अलग अलग विद्वान लेखकों के अलग अलग विचार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चूंकि ये दरबारी संस्कृति का काव्य था और उस समय जो शासक थे उनकी रुचि इस प्रकार के ग्रंथों को, रीति ग्रंथों को लिखाने में थी, इसलिए रीति साहित्य का उदय हुआ। द्विवेदी जी ने कहा कि ये ऋतिकालीन साहित्य का उदय संस्कृत साहित्य की प्रेरणा एवं प्रभाव से हुआ। ऋतिकालीन साहित्य की कमियां क्या है? देखिए उन कमियों से पहले मैं आपको नगेंद्र के बारे में बताना चाहूँगा। नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि भाई इस काल के कवि जो थे वो दरबारी संस्कृति से हताश एवं निराश हो गए थे, क्योंकि शासक वर्ग जो था वो मूलतः अपनी प्रशंसा और श्रृंगार रस के साहित्य के चटकारे लेना पसंद करता था, और कवि अपने मन से रचनाएं करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। इसलिए दरबारी कवि जो थे वो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, और उन्होंने अपनी हताशा और निराशा को दूर करने के लिए लक्षण ग्रंथ लिखे, ये मानना है नगेंद्र का। अब हम यदि ऋतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे छोटा काल है, मतलब आदिकाल, भक्तिकाल और ऋतिकाल और आधुनिक काल की समय सीमा को यदि हम देखें तो ऋतिकाल सबसे छोटा है। ऋतिकाल जल्दी क्यों समाप्त हुआ? इसका कारण है एक तो लोक मंगल का अभाव। साहित्य वही अमर होता है जिसमें जन मंगल हो। ऋतिकालीन साहित्य को जन मंगलकारी साहित्य नहीं माना गया। इससे पूर्व जो काल था भक्ति काल,
चूँकि वह जनमंगलकारी था, उसमें सत्यम शिवम एवं सौंदर्यम का समावेश था, इसलिए भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन रीतिकाल में ऐसा लोक मंगलकारी साहित्य नहीं था, लोक मंगल का अभाव था, और लोक मंगल का अभाव होगा ही क्योंकि आम जन के जीवन को साहित्य में नहीं उकेरा गया। रीतिकाल की समाप्ति के कारण अतिशय श्रृंगारिकता थी। देखिए, श्रृंगार जो है वो जब तक सूक्ष्म है तब तक तो मन को भाता है, लेकिन जब श्रृंगार का स्थूल वर्णन किया जाए, काम वासना के चित्र उकेरे जाएं, नायक नायिकाओं के अंग प्रत्यंगों की सुंदरता का वर्णन किया जाए, तो ऐसा काव्य अतिशय श्रृंगारिक होता है, और इस प्रकार का जो साहित्य होता है वो धीरे धीरे बोझ लगता है, इसलिए रीतिकाल समाप्त हो गया। और तीसरी समाप्ति का प्रमुख तीसरा कारण था अलंकरण। देखिए, जब शासक वर्ग जो है वो चमत्कारी रचनाओं के प्रभाव में आ जाए और दरबार में दरबारी कवि बनने के लिए प्रतियोगिता हो जाए, तो वहाँ प्रत्येक कवि जो है अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग करता था। वह चाहता था उसकी रचना चमत्कारिक लगे ताकि शासक वर्ग जो है उससे प्रोत्साहन दे, उसे वृत्तिका दे। तो विद्वता या पांडित्य प्रदर्शन करने की भावना अत्यधिक होने के कारण ये साहित्य थोड़ा क्लिष्ट हो गया, इसलिए रीतिकाल जल्दी समाप्त हुआ। तो रीतिकाल की समाप्ति के कारण के बाद में हम बात करते हैं रीतिकाल के नामकरण की। देखिए, रीति शब्द का हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि प्रथम प्रयोग की बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास के इतिहास के ग्रंथ में जब विभाजन प्रस्तुत किया तो उसके 7वें खंड को उन्होंने रीतिकाव्य या द आर्स पोएटिका कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी, यानी रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल रखा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भगीरथ मिश्र जो हैं वो रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल नाम दिया, अलंकारों के प्रयोग के कारण। आचार्य शुक्ल ने लक्षण ग्रंथों की रचना के कारण, काव्यांग निरूपक ग्रंथों की रचना के कारण इस काल को रीतिकाल कहा, और ये नाम सर्वमान्य रूप से माना गया। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आचार्य शुक्ल ने इस काल को श्रृंगार काल भी कहा, लेकिन उन्होंने प्रमुख रूप से नाम रीतिकाल दिया। शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं कि इस काल में श्रृंगार और वीर रस की कविताएं लिखी गई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इस विचार से यदि कोई इसे श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी हमें ये जानना जरूरी है कि रीतिकाल नाम शुक्ल ने दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त शुक्ल ने इस काल को क्या कहा? श्रृंगार काल। और कारण था श्रृंगार रस की रचनाओं की अधिकता। रमा शंकर शुक्ल रसाल जो थे उन्होंने इस काल को कला काल कहा। अब देखिए, कुछ तथ्य देखें हम, जो फैक्ट्स हमें याद रखने हैं कि भाई रीति तत्व युक्त, रीति का मतलब है काव्यांग निरूपण, यानी काव्यांग निरूपण की सबसे पहली रचना कौन सी है? तो ये रीतिकाल से पहले लिख दी गई। भक्ति काल में एक कवि हुए कृपाराम, जिन्होंने हित तरंगिणी रचना लिखी, जो कि काव्यांग निरूपक प्रथम रचना मानी जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें रीतिकाल के प्रथम आचार्य की, देखिए रीतिकाल के प्रथम आचार्य नहीं कहना चाहूँगा मैं, इनको कहना चाहूँगा रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि। हर काल का एक प्रवर्तक कवि माना गया है, और रीतिकाल के जो प्रवर्तक कवि हैं वो चिंतामणि हैं। उन्होंने कवि कुल कल्पतरु रचना लिखी, और ये एक सर्वांग निरूपक रचना है जिसमें काव्य के सम अंगों का निरूपण किया गया। देखिए, दो बातें और हमें ध्यान में रखनी है। हिंदी साहित्य का यदि पहला आचार्य का अर्थ होता है कि भाई ऐसे ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति जिसमें उन्होंने कुछ मौलिक उद्भावना की हो, अपने किसी मौलिक सिद्धांत को स्थापित किया हो। हालांकि रीतिकाल में
मौलिक उद्भावनाएं कम थी, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य का, संपूर्ण हिंदी साहित्य का यदि पहला आचार्य माना जाए तो केशव दास हैं, क्योंकि केशव दास ने रीति निरूपक रचनाएं लिखी। उनकी रचना कवि प्रिया जी जो थी वो सर्वांग निरूपक रचना मानी जाती है, पहली सर्वांग निरूपक रचना जिसमें काव्य के समस्त अंगों का निरूपण किया गया। और कुछ इतिहासकारों ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है, लेकिन रीतिकाल का प्रवर्तक सर्वमान्य रूप से चिंतामणि को माना जाता है। रीतिकाल के पहले आचार्य चिंतामणि हैं, हिंदी साहित्य के पहले आचार्य केशव हैं, लेकिन रीतिकाल के पहले आचार्य चिंतामणि हैं, क्योंकि रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा चिंतामणि से प्रारंभ हुई, ये बात कही थी शुक्ल जी ने, और उन्हें हमें रीतिकाल का प्रवर्तक मानना चाहिए। इस काल की प्रारंभिक रचनाएं कौन सी है? तो इस काल की प्रारंभिक रचनाओं में मानी जाती है रसराज रचना और रसविलास रचना। रसराज के रचनाकार जो थे वो मतीराम थे, चिंतामणि के भाई हैं ये, और स्वयं चिंतामणि की रसविलास रचना ये एक ही वर्ष 1633 में आई थी। और अंतिम रचना या अंतिम कवि इस काल का माने तो हैं ग्वाल कवि, और उनकी रचना रसरंग जो है इस काल की अंतिम रीतिबद्ध रचना मानी जाती है। अंतिम रीतिबद्ध कवि हैं ये। अब देखिए, केशव प्रवर्तक केशवदास रीति कवि हैं, लेकिन केशव रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं हैं। और क्यों नहीं है इसका कारण शुक्ल जी बताते हैं कि केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा प्रारंभ हुई, और ये अविरल परंपरा चिंतामणि से प्रारंभ हुई। चिंतामणि के पश्चात निरंतर सतत रूप से कई वर्षों तक लक्षण ग्रंथ लिखे गए। चूँकि केशव और चिंतामणि के बीच 50 वर्ष का अंतराल था, इसलिए चिंतामणि को प्रवर्तक माना गया। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है कि केशव ने जो काव्य के अंगों का निरूपण किया था, और चिंतामणि था, चिंतामणि के पश्चात के अन्य कवियों ने जो काव्य के अंगों का निरूपण किया था वो भिन्न परंपरा को लेकर प्रारंभ हुआ। भिन्न भिन्न परंपराएं थी। केशव ने अलंकारों का निरूपण जो है दंडी की परंपरा में किया, उन्होंने काव्यांग निरूपण भामा एवं उद्भट की परंपरा में किया। वहीं चिंतामणि था, चिंतामणि के पीछे के कवियों द्वारा काव्यांग निरूपण मम्मट के काव्य प्रकाश एवं विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के आधार पर हुआ। इसके अतिरिक्त चिंतामणि के बाद के कवियों ने अलंकारों का निरूपण जयदेव के चंद्रालोक व अपय दीक्षित के कोवल्यानंद के आधार पर किया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो आज की जो ये कक्षा है, ये प्रारंभिक कक्षा में ये बताती है कि भाई रीतिकाल कब प्रारंभ हुआ, रीतिकाल में जो रीति साहित्य है वो क्यों लिखा गया, और इसके पीछे अलग अलग क्या मत हैं शुक्ल जी के, द्विवेदी जी के, नगेंद्र जी के। फिर हमने ये जाना कि भाई रीतिकाल का नामकरण किस किस इतिहासकार ने क्या क्या नाम दिए और क्या नाम सर्वमान्य रूप से ठहराया गया। रीतिकालीन रचनाओं में प्रारंभिक प्रथम रचना कौन सी थी, रीति तत्वों से युक्त प्रथम रचना कौन सी है, सर्वांग निरूपक रचना कौन सी है, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं, और केशव के इतर चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक क्यों माना गया। ये आज की कक्षा हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में हमने जो सुना उसके आधार पर मैं आपको कुछ गृह कार्य हेतु असाइनमेंट, होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप कृपया इन प्रश्नों को लिख लीजिए। रीतिकाल की समय सीमा बताते हुए इसके नामकरण का वर्णन कीजिए। अर्थात आपको इस प्रश्न में समय सीमा के साथ साथ जो विभिन्न नामकरण हुए हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। दूसरा प्रश्न आप लिखिए, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं और आचार्य शुक्ल ने इन्हें प्रवर्तक क्यों माना। तीसरा प्रश्न लिखिए आप कि रीतिकालीन साहित्य के उदय के क्या कारण हैं। चौथा प्रश्न लिखिए, रीतिकाल की शीघ्र समाप्ति के क्या कारण रही, कि ये काल लंबा क्यों नहीं चला। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको जो है ये जो अभी प्रारंभ से लेकर अब तक मैं इन सब प्रश्नों के बारे में आपको बता चुका हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखना है। शुक्रिया।